तो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आपका फ्रेंड मैं रोहित सिंह अहलूवालिया आज आपके सामने सीटेट दिसंबर 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आशा रखता हूं और आशा कर भी रहा हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। और डेफिनेटली हम लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने इन पेपर के प्रीव्यू को देखते हुए जो टॉपिक हमारे लिए जरूरी रहेंगे वो टॉपिक भी हम लोग इस सिलेबस से रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये डिस्कस करने का बेनिफिट ये रहता है कि एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हमें प्रॉपर किस पार्ट पे फोकस करना है सब्जेक्ट पे रहते हुए, फिजिक्स के किस पार्ट पे। बिकॉज आप ऑब्वियसली अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी लेवल के लिए आपका जो 11th और 12th का पार्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका लेवल ज्यादा हाई भी नहीं रहता, लेकिन हाँ हम लोग सोचते हैं कि जो लेवल 9th-10th में है क्या उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 9th-10th का लेवल काम नहीं करता है। ऑब्वियसली आपका 11th और 12th का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि एज पर पेपर जो क्वेश्चन 67 है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। देखिए अब सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन कितनी बार मैंने जो वीडियो बनाई है अभी उनमें से कितनी बार इसका जिक्र हो चुका है। सिंपल पेंडुलम, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज देन हाउ मेनी ऑक्सीलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड। आपके सामने है कि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। और क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 16 सेकंड का है। ठीक है, 16 सेकंड का टाइम पीरियड है। आप इसको शॉर्ट में एस भी लिख दीजिए, 16s। ओके, तो ऐसे में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने होंगे, यानी कि n हमें कैलकुलेट करना है। और स्वाभाविक है जो फ्रीक्वेंसी का जो पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन ए गिवन टाइम पीरियड वो हमें बताना है। तो फ्रीक्वेंसी नो डाउट जो है 2 हर्ट्ज है और n अपॉन में टाइम आपका 16 है तो 16 टू 32। तो इसका मतलब कितनी ऑक्सीलेशन उस पेंडुलम में जो है वो पेंडुलम जो है वो पूरा करेगा, वो 32 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करेगा 16 सेकंड के अंदर। क्योंकि 2 हर्ट्ज का मतलब साफ साफ है, देखो आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट समझ सकते हो कि 2 हर्ट्ज का मतलब आप मान सकते हो कि 1 सेकंड में 2 ऑक्सीलेशन। क्लियर है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड भी आप कह सकते हो। तो डायरेक्ट भी हो सकता है कि 2 हर्ट्ज का मतलब 2 ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में, तो 16 सेकंड में 6 टू 32, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जी हाँ, क्या कह रहा है ये कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है आपके सामने जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स, नंबर 2 मस्कुलर फोर्स, नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स और नंबर 4 बोथ 1 and 2। जी हाँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर सकते हैं दूर रहते हुए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स है। सोच के देखिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो स्वाभाविक है ड्यू टू ग्रेविटी ही वो नीचे जा रहा है। तो ग्रेविटी के संपर्क में होना जरूरी नहीं है। ग्रेविटी एक डिस्टेंस फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशन फोर्स, ये सही है। दूसरा मस्कुलर फोर्स, यानी कि ऑब्वियसली बिना मस्कुलर एनर्जी के हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। मस्कुलर का मतलब जो हमारी मसल्स जो हैं जिससे हम काम कर पाते हैं, किसी भी चीज को जब हम टच करते हैं तभी हम जो है उससे काम कर पाते हैं। तो वो मस्कुलर फोर्स भी एक तरीके से अगर आप बात करें कि वो कांटेक्ट में अगर किसी बॉडी के हम फोर्स जब लगाते हैं तो कांटेक्ट में जब हम लगाएंगे तो कांटेक्ट में अगर किसी बॉडी के रहेंगे तो स्वाभाविक है तभी हमारे फोर्स का असर उस ऑब्जेक्ट पर हमें देखने को मिलेगा।
तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो दो मैग्नेट के बीच में जब आमने सामने एक जैसे पोल हो तो रिपेल करना, अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करना, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, वो दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर लेते हैं, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2, नहीं जी बिल्कुल नहीं, तो हम कहेंगे फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों के दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, ठीक है। और अट्रैक्शन होने के बाद एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन दूर से ही ये एक्ट कर पाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही उसका जो है एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है। ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑप्शन आपके सामने आएगा ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन कहता है मतलब 75 क्वेश्चन कहता है कि Why are the soles of the shoes threaded? Threaded का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो शूज के जो सोल होते हैं, जो तली होती है, जो बॉटम वाला पार्ट होता है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता और स्मूथ बना भी नहीं सकते उसको। अगर बनाएंगे तो फिर जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, फ्रिक्शन की बात अगर मैंने करी है यहाँ पे, तो while we walk on the ground friction does not oppose while it help it support to walk। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स भी है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, जरूरत भी है और ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सोल ऑफ द शूज इज थ्रेडेड, यानी कि उनकी जो सोल होती है उसको धार क्यों बनाया जाता है। उसको मतलब आप ये कह सकते हो जैसे टायर का सरफेस आप देखते हो कि वो उसमें उसको बोलते हैं कि किस तरह उसमें कट्स डाले जाते हैं, ठीक है ना। स्पाइक्स भी होते हैं, कई आपने फुटबॉल के जो शूज देखे होंगे, स्पेशली जो खेलने वाले होते हैं, क्रिकेटर के शूज देखे होंगे, ठीक है ना। तो स्पाइक्स वगैरह उसमें होते हैं सो दैट कि वो फ्रिक्शन जो है, वो जो पकड़ है जो उनकी सरफेस पर ग्राउंड पर वो जब खेलते हैं तो वो बनी रहती है। तो इसीलिए ऑब्वियसली मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन और टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ऑब्वियसली फिजिक्स के साथ हम जाएंगे तो फिजिक्स में जो पॉइंट है हम उसी पे फोकस करेंगे, तो फ्रिक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करेगा जब हम सोल जो है शूज का अगर थ्रेडेड करते हैं तो यहाँ पर थ्रेडेड का मतलब जानना जरूरी है, वो जरूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन ए बोतल। सारिका ने एक बोतल के अंदर डिस्टिल्ड वाटर, जी हाँ, मैं इसे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है। डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर कोई आयन नहीं होते, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको, कोई आयन नहीं होते जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो है बन सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ध्यान रखना। तो एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो उसने सारिका ने एक डिस्टिल्ड वाटर लिया एक बोतल में और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। तो व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड, तो ऑब्वियसली उसे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि उससे क्या मिला। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज गुड कंडक्टर, नहीं, मैंने आपको पहले जैसे ही बता दिया, जो कि डिस्टिल्ड वाटर का नेचर नहीं होता। दूसरा इट इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों नहीं कह सकते इसको, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट ना करे। डिस्टिल्ड वाटर जब आप गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली हीट तो कंडक्ट करेगा ही। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कहना सही रहेगा, बिकॉज जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। हालांकि अगर आप इंसुलेटर के ऊपर भी कई बच्चे सोच रहे होंगे, स्वाभाविक है, इंसुलेटर क्योंकि जब इसमें आयन ही नहीं है तो हम लोग कह देते हैं कि पुअर कंडक्टर, यानी कि एक बैड कंडक्टर भी, पुअर कंडक्टर भी इंसुलेटर की कैटेगरी में ही आता है। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, स्वाभाविक है, नन ऑफ द अबव तो हम कहेंगे ही नहीं। इनमें से जो ऑप्शन है आपके सामने, तो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम कहेंगे कि हाँ ये पुअर कंडक्टर है, क्योंकि इंसुलेटर में जब हम बात करते हैं तो इंसुलेटर में वो हीट की बात भी आ जाती है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात भी आ जाती है। तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे और आपको समझ में आया भी होगा कि मैं आखिरकार क्यों कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। चलिए, तो थ्योरेटिकल पार्ट थे, ऑप्शन से काम चल रहा है हमारा, उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई इसमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जी हाँ,
आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। जी हाँ, ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली जब 11th-12th के लिए चेंज हो ही गया तो हमारे हायर स्टडी के लिए तो चेंज होना ही है, और वो पैटर्न रहता भी है एज पर डिमांड। तो नोट करेक्ट नहीं है, ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मिनिमम लिमिट, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि करंट की आप मिनिमम लिमिट डिसाइड करते हैं किसी कंडक्टर में या मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करते हैं? सोच के देखिए। मिनिमम लिमिट हमेशा एक बात ध्यान रखना, डिवाइस में जरूर लिखा मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी आप बात कर रहे हैं किसी स्विच की, जैसे आप पावर रेटिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में शब्द बहुत आता है, बहुत बढ़िया चलता है, रेटिंग देना। यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग का क्या मतलब है? रेटिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। सपोज करो कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी पावर लिखी हुई है, सपोज करो कि 100 वाट है। तो ये क्या चीज है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट जो है उसमें फ्लो कर सकता है। ये उसकी मिनिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम का मतलब अगर उसमें 3 एम्पियर जाएगा तो भी वो काम करेगा। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगर वो 3 एम्पियर करंट फ्लो उसमें कर रहा है तो भी वो काम कर रहा है, तो भी वो ग्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो 5 एम्पियर लिखा हुआ है वो उसके मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम करंट को दर्शाता है, मैक्सिमम करंट की लिमिट को दर्शाता है। तो ये रेंज होती है। एक 5 एम्पियर का मतलब ये नहीं कि 5 एम्पियर ही जाएगा तो ही काम करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? स्वाभाविक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट क्या है? फर्स्ट, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सही नहीं है। करंट की मिनिमम लिमिट नहीं होती बल्कि जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखने पर पता लग रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ को समझेंगे। सेकंड में क्या है? देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल, यस, ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ये तो लिमिटेशन है ही कि आप उसमें ये नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आपके सामने एक बल्ब है या एक फैन है और उसको ना आपने क्या 10,000 वोल्ट के साथ अप्लाई कर दिया और उसमें जो करंट है वो जो उसको चाहिएगा उतना फ्लो करेगा। बिल्कुल भी नहीं। जितनी उसकी लिमिट है उसी में वो काम कर सकता है, जितनी उसकी पावर है उतने में वो काम कर सकता है। ज्यादा करंट जाएगा, ओवर हीटिंग होगी तो वो जल जाएगा। इसीलिए तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्या? ऑब्वियसली मैक्सिमम लिमिट होती है, आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा ऑप्शन, फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। यस, फ्यूज। अब यहाँ पे फ्यूज की बात आएगी है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्यूज के बारे में। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत शानदार मतलब टॉपिक है, बहुत एक सेफ्टी डिवाइस है। ये तो एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि खुद की जान पर खेल लेगा लेकिन सर्किट को बचा देगा, घर के सारे अप्लायंसेस को बचा देगा। मतलब सारा भार, सारा जो बलिदान है, पूरा सर्किट का बलिदान होने की बजाय ये अकेला एक ऐसा पार्ट है जो अपना बलिदान ये दे देता है लेकिन सर्किट को बचा देता है। तो फ्यूज होता क्या है, इसीलिए इसको एक सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। और ये हर डिवाइस, हर सर्किट में जो है इसका यूज किया जाता है। घर के अंदर जो मेन मीटर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पोल से मेन मीटर में जो सप्लाई आती है, उससे पहले भी फ्यूज होता है। और वैसे भी आपने अगर रेड कलर की लाइट अगर देखी हो, जो रेड कलर जो लाइट जो छोटा सा बल्ब जलता रहता है हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हमारे जो घर में स्विच बोर्ड लगे होते हैं उसमें, तो वो भी एक फ्यूज होता है। वो ये बताने के लिए होता है कि हाँ, पहले फ्यूज अगर खराब हुआ इससे सर्किट जो है वो खराब होने से बच जाएगा। तो ये एक सेफ्टी मेजर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा वो सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट इज मोर देन द सेफ लिमिट। बिल्कुल सही कहा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑप्शन में हमने देखा नहीं था, लेकिन इससे पहले मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ कि सेफ लिमिट से ज्यादा अगर करंट सर्किट में आया तो फ्यूज उड़ जाएगा, यानी कि ब्लो ऑफ, और सर्किट बच जाएगा। ध्यान रखिए। ओके, सो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, ध्यान से सुनिए, अर्थ के अंदर जो सीजन है वो बदलते रहते हैं। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है,
मैं जहाँ हूँ महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र के पूना रीजन के पास में हूँ इस समय। यहाँ पर सर्दी जो है उतनी नहीं है जितनी इस टाइम नॉर्थ इंडिया में पड़ रही है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भयंकर सर्दी वहाँ पर हो रही है। तो लेकिन फिर भी यही बात है कि हमारे पूरी अर्थ में, तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह, मतलब जो कुछ एरिया हैं जहाँ ठंड है, कुछ एरिया जहाँ भी गर्मी भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो स्वाभाविक है मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो इसी की बात करूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है। द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स। जी हाँ, द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। मैं आपको बता दूं इसका जो पॉइंट है मेन, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल हो गई, और जो हमारी अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि वो परपेंडिकुलर नहीं होता, तो उसके रोटेशन के परपेंडिकुलर नहीं होता, वो बल्कि टिल्ट होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको, 23.5 डिग्री समथिंग होता है, ठीक है। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये फर्स्ट जो है ये तो गलती है जिसमें परपेंडिकुलर कह रहा है प्लेन ऑफ ऑर्बिट के। दूसरा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जी हाँ, ठीक है, टिल्टेड है, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट है, लेकिन सवाल क्या है, सवाल पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि जो सीजन चेंज हो रहा है हमारी अर्थ के अंदर हर जगह पे, तो वो किसकी वजह से है? तो स्वाभाविक है मैं आपको बता दूं, वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, उसकी वजह से। आप लोग डायग्राम में देखिए, वीडियो के साथ साथ आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप इस डायग्राम को देखिए कि मैंने आपको 4 फेज दिखाए हैं यहाँ पे डायग्राम में कि सन के चारों तरफ जैसे अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, तो किस पार्ट में, यानी कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है, कभी उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ठंड है वहां पर है, जो आप सन के ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वहां ऑटम है क्या नहीं? उसके बाद नीचे वाले पार्ट में जब आप आते हैं तो वहां पर उस पार्ट पे जो है वो ऑटम सीजन रहता है कुछ टाइम के बाद। तो अर्थ का जो रोटेशन है सन के चारों तरफ है, लेकिन अर्थ का रोटेशन उसके एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर तो है नहीं, टिल्ट है। और डायग्राम में फिर से कह रहा हूँ, डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको जूम करके देखिएगा, ठीक है, किस तरह से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अर्थ का रोटेशन जो है और सन के सामने उसका फेज रहता है, और वो मौसम का जो बदलने का कारण मेन रहता है, सीजन बदलने का मेन कारण रहता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ पे जाएंगे जरूर। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट। देखिए मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट नहीं है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक कारण नहीं है सीजन चेंज होने का, ठीक है। अफेक्ट जो होता है डिस्टेंस चेंज होने का, सिर्फ बेनिफिट इतना है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि सर्दी कम पड़ रही है या ज्यादा पड़ रही है, लेकिन सर्दी पड़ रही है। गर्मी कम पड़ रही है कि ज्यादा पड़ रही है, वो डिस्टेंस का खेल हो सकता है, समझ में आई बात, लेकिन गर्मी हो रही है उस रीजन में। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ, बिल्कुल ये तो है ही नहीं, पैरेलल तो है ही नहीं। अर्थ का एक्सिस कहाँ, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में अर्थ घूमती है अबाउट द इक्वेटोरियल प्लेन, बस तो बिल्कुल है ही नहीं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है वो मैंने आपको बता दिया। सो आज का पार्ट हमारा ये रहेगा, और डेफिनेटली हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, और उसके बाद ये जो वीडियो स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने कुछ टॉपिक्स पर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि जो टॉपिक आपको समझने हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कि वो मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, ठीक है। प्रॉपर पहले उस पे आऊंगा जिस पे आप लोगों की क्वेरी होंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।